बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो कल के लेक्चर का हमारा जो एंड था वो हुआ था बायो एलिमेंट्स के एंड पर। ठीक है, तो हम लोगों ने बायो एलिमेंट्स के 16 बायो एलिमेंट्स के नेम्स पढ़े, उनकी परसेंटेजेस पढ़ी थी। तो यहाँ आकर रह गया था, तो ये है 0.35, 0.25, 0.15, 0.15, फिर एक कम हुआ 0.05, देन 0.004। तो ये देख लो, आपने इसके अंदर रब्त ढूंढना है। तो 35, 0.35, उसके बाद 0.25, 0.15, तो 3211, फिर 0, 32110, और फिर 00, और इन दी एंड 4। ये 6 गलत लिखा हुआ है, चलें। और उसके बाद ट्रेस 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 ट्रेस, तो फीकू मखजन में जो कॉपर, मैंगनीज, जिंक और आयोडीन था, ये सारे ट्रेस एलिमेंट्स हैं। अब मेरा बच्चा नेक्स्ट आया एटॉमिक एंड सब एटॉमिक लेवल्स। आप सबको पता है कि ऑल living and non-living matter is formed from simple units called atoms. If we are made up of bioelements, तो element is made up of atoms, and atom is made up of subatomic particles such as protons, electrons and neutrons. अब इसकी मजीद डिटेल में जाना बेहतर नहीं, क्योंकि आप क्लास 5, 6, 7 ऑनवर्ड्स आप सारा पढ़ते रहे हो कि व्हाट इज एन एटम और सब एटॉमिक पार्टिकल्स क्या होते हैं। अब तो फर्स्ट ईयर, अब इससे आगे की चीजें। तो जनाब, ऑल लिविंग एंड नॉन लिविंग मैटर इज formed of simple units called atoms, and atoms are made up of subatomic particles such as protons, electrons and neutrons. अब बेटा, आपको मालूम है कि एटम्स ऑफ द बायो एलिमेंट्स ये आइसोलेटेड फॉर्म में तो रहेंगे नहीं। They are not found in the isolated form. Rather, they combine in different ways. They combine in variety of ways. They combine with each other by ionic and covalent bonds, by different structures to make molecules. To make what? Molecules. That stable structure is called molecule. And if that molecule is made by bioelements, that molecule will be called biomolecule. In organisms, elements usually do not occur in isolated का मतलब separated forms. ये separated forms में नहीं रहते. The atoms of the different elements combine with each other. Atoms of the different elements combine with each other through ionic or covalent bonding to produce compounds, that is molecules. Molecule is the stable form. Now this is the stable form. Stable से मुराद के कोई एंजाइम होगा या कोई कैटालाइज करने वाला होगा तो ये रिएक्ट करेंगे, वरना मॉलिक्यूल रिएक्ट नहीं करते। मॉलिक्यूल्स आर स्टेबल। तो जनाब, बायो एलिमेंट्स आने लगे हैं। फिर वही बात, OCHNCAP, OCHNCAP, that is oxygen, carbon, hydrogen, nitrogen, calcium and phosphorus. These are the most common atoms. These are the most common atoms. These are the most common atoms found in biological molecules. तो biological molecules में ये commonest atoms हैं। कौन से? वही वाले 6 bio elements. Number 5, the different types of bonding arrangement. The different types of bonding arrangement permit biological molecules, permit बच्चा अपने आप को म्यूटेड फॉर्म में रखा करें, म्यूटेंट ना बन जाना, म्यूट करना। अच्छा भाई, तो number 5 is that the different types of bonding arrangement permit biological molecules to be constructed in a great variety and complexity. मैंने कहा ना बेटा, एक तो कोवलेंट बॉन्ड, ऊपर से आइसोमेरिज्म। आइसोमेरिज्म याद है ना कि सेम मॉलिक्यूलर फार्मूला, डिफरेंट स्ट्रक्चरल फार्मूला।
तो पता लगा बेटा कि ये बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग्स में तो कोवलेंट एंड आयनिक बॉन्ड ही आएंगे, जबकि दूसरी तरफ, चलो जी एक और आ गई, मैं जरा इन्हें म्यूट कर लूं, खुद ही कर लिया उन्होंने, चला। अच्छा जी, तो मैं क्या बता रहा था, द डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉन्डिंग अरेंजमेंट परमिट बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स to be constructed in great variety and complexity. तो जनाब, what are micromolecules? Biological molecules वो biological molecules जिनमें चंद एटम्स हों, थोड़े एटम्स हों, थोड़े एटम्स की वजह से उनका वजन भी कम हो, उनका मास भी कम हो, उनका मॉलिक्यूलर वेट भी कम हो, तो those are called micromolecules. तो micromolecules are the molecules with low molecular weight. They have low molecular weight like CO2, कार्बन डाइऑक्साइड या वाटर। तो देखा, थोड़े थोड़े एटम्स, छोटा छोटा मॉलिक्यूल, थोड़ा थोड़ा मॉलिक्यूलर वेट, इसमें ग्लूकोज तक भी आ जाता है, C6H12O6। लेकिन मेरा बच्चा, मैक्रोमोलिक्यूल्स, ओ गॉड, मैक्रोमोलिक्यूल्स विद हाई मॉलिक्यूलर वेट्स, बहुत सारे एटम्स, ढेर सारे माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर, बेटा 100 नहीं लाखों करोड़ों माइक्रोमोलिक्यूल्स आपस में जुड़कर मैक्रोमोलिक्यूल्स बना देते हैं, और वो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं स्टार्च एंड प्रोटीन्स वगैरह। तो यस, स्टार्च इज मेड अप ऑफ ढेरों ढेर ऑफ ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, एंड प्रोटीन्स इज मेड अप ऑफ ढेरों ढेर ऑफ अमीनो एसिड्स। तो अमीनो एसिड एंड ग्लूकोज आर माइक्रोमोलिक्यूल्स। नेक्स्ट जनाब, बायोलॉजिकल वर्ल्ड हैज 2 टाइप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स। अच्छा, ऊपर जो थे वो वेट के हवाले से थे, ऊपर वाले जो थे वो मॉलिक्यूलर वेट के हवाले से थे। तो ये देखो, अब वाटर में कहीं भी CH बॉन्ड नहीं दिख रहा आपको, इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड में आपको CH बॉन्ड नहीं दिख रहा। तो कार्बन डाइऑक्साइड एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है, वाटर एक इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। कौन सा मॉलिक्यूल बेटा? इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। डन। तो जब CH बॉन्ड्स इकट्ठे हो जाएंगे, जिस तरह ग्लूकोज है C6H12O6, तो पुत्र वो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। और वाटर क्या है? वाटर इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है। तो यस, आवर बॉडी इज मेड अप ऑफ ढेर सारे ऑर्गेनिक एंड ढेर सारे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। दे मे बी सिंपल, that is micromolecules, yeah, they may be complex, that is macromolecules. An organic molecule is any molecule containing both carbon and hydrogen ikathe in one molecule, whereas inorganic molecules do not include carbon and hydrogen ikathe, that is together in a molecule. Point number 9, an organism, एक ऑर्गेनिज्म इज यूजुअली फॉर्म्ड बाय एनॉर्मस का मतलब ढेर सारे नंबर ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो मॉलिक्यूल्स ऑफ हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट टाइप्स। यस, वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ माइक्रो एंड मैक्रो एंड ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। वी आर मेड अप ऑफ डिफरेंट मॉलिक्यूल्स। डन जी जनाब। Then some most important, कुछ बहुत important और abundant, बहुत large number में पाया जाना, very important and very abundant organic molecules in the organisms are glucose, amino acids, fatty acids, glycerol। ये सारे आपने नेम सुने हुए हैं। फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल मिलकर लिपिड्स बनाते हैं। ग्लूकोज का भी नाम आपने सुना हुआ है। अमीनो एसिड्स ये प्रोटीन्स के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। इसकी डिटेल आपने 10th केमिस्ट्री में भी पढ़ी हुई है। अमीनो एसिड में जब जिसमें पेप्टाइड बॉन्ड बनाना सीखते हैं। और न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोटाइड्स क्या होती हैं भाई? जिसमें एक राइबोज शुगर यानी कि 5 कार्बन शुगर, एक पेंटोज शुगर, फॉस्फेट ग्रुप से और एक नाइट्रोजनस बेस से जुड़ी हुई हो।
तो जी हाँ, हम फेमिलियर हैं, हमने 9th में एटीपी पढ़ी थी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। हमने ये भी पढ़ा था कि इस ट्राइफॉस्फेट से अगर एक फॉस्फेट छिन जाए, इस ट्राइफॉस्फेट से एक फॉस्फेट छिन जाए तो वो बन जाती है एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, और अगर इससे एक और फॉस्फेट छिन जाए तो वो बन जाती है एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। तो जी हाँ, हमने ये 3 न्यूक्लियोटाइड्स भी पढ़ी हुई हैं, एटीपी, एडीपी, एएमपी। एटीपी, एडीपी, एएमपी, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट, एडिनोसिन मोनोफॉस्फेट। इसके साथ ही मेरे बच्चों का जो मोलेकुलर लेवल है वो फिनिश हो गया। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस मेरे बच्चों ने करने हैं, कोई चीज समझ में नहीं आ रही उसको लिखते जाएं, मैं अपने बच्चों को लास्ट 10 मिनट्स ऑफ द मीटिंग में आंसर्स दूंगा। ले जनाब, अगला आया ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। ऑर्गेनेल्स एंड सेल लेवल। तो जी हाँ मेरा बच्चा, जब मैं किसी लिपिड बायलेयर को देखता हूं, अरे मैं तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं, मैं तो सेल मेम्ब्रेन की बात कर रहा हूं। जी हाँ, सेल मेम्ब्रेन में लिपिड बायलेयर होती है, और उस लिपिड बायलेयर में प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ जगहों पर एम्बेडेड होते हैं। प्रोटीन के मॉलिक्यूल्स मुख्तलिफ जगहों पर एम्बेडेड होते हैं। अल्लाह अकबर, मैं तो बायोमॉलिक्यूल्स के नेम्स ले रहा हूं। लिपिड की बायलेयर और अंदर मुख्तलिफ जगहों पर प्रोटीन्स एम्बेडेड हैं। तो लिपिड बायलेयर और एम्बेडेड प्रोटीन्स और कोलेस्ट्रॉल और वो ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स ने मेम्ब्रेन बना दी। अब उस मेम्ब्रेन से क्या हुआ कि माइटोकॉन्ड्रिया डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, क्लोरोप्लास्ट डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। उसके सिस्टर नहीं बनाता है, कोई क्रिस्टी बना रहा है, कोई सिस्टर नहीं बना रहा है, वो सारे के सारे क्या है, मेम्ब्रेनस है। लाइसोसोम्स एक मेम्ब्रेन की बनी हुई गोली है, एक राउंड बॉल लाइक मैस है। उसके बाद गोल्जी वेसिकल्स, गोल्जी एपरेटस, सारा मेम्ब्रेनस। न्यूक्लियस, तो न्यूक्लियर एनवेलप, वो भी डबल मेम्ब्रेनस। ओ माय गॉड, तो अगर मैं ये कहूं कि माइक्रो और माइक्रो मॉलिक्यूल्स जुड़कर मेम्ब्रेन्स बनाते हैं, फिर मेम्ब्रेन्स आगे से ऑर्गेनेल्स बनाते हैं, तो फिर राइबोसोम्स के साथ नाइंसाफी होगी, क्योंकि राइबोसोम्स मेम्ब्रेनस नहीं है। राइबोसोम्स में तो राइबोसोमल आरएनए और प्रोटीन्स हैं। तो फिर मैं एहतियात करते हुए ये कहूंगा कि डिफरेंट मैक्रो एंड माइक्रो मॉलिक्यूल्स ज्वाइन टुगेदर टू मेक ऑर्गेनेल्स। दे ऑर्गेनाइज टुगेदर टू मेक ऑर्गेनेल्स। तो मेरा बच्चा, डिफरेंट एंड एनॉर्मस नंबर ऑफ micromolecules and macromolecules, both of these molecules arrange themselves in a particular way, अपने आप को खास तरीकों से जोड़ेंगे, to form organelles and cells. अब organelles अगर आपस में जुड़े तो वो cells बना देंगे। ओ वाओ, तो पता लगा cell is made up of organelles, and organelles are made up of biomolecules, macro or micro. Point number 2, in case of simple organisms like bacteria and most protists, मेरा बच्चा बैक्टीरिया और प्रोटिस्ट में आते हैं अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये अपने आप को इसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन पर रोक लेते हैं। ये कहते हैं बस अब हम सेल ही सही। हालांकि सेल्स आपस में जुड़कर टिश्यूज, और टिश्यूज जुड़कर ऑर्गन्स, और ऑर्गन्स जुड़कर ऑर्गन सिस्टम्स, और ऑर्गन सिस्टम्स के बाद मल्टी सेलुलर इंडिविजुअल बनता है। लेकिन मेरा बच्चा, जो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल पर आकर तो खत्म हो जाती। उनकी बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन सेल लेवल पर आकर तो फिनिश हो जाती है। तो मेरे बच्चों, इन केस ऑफ सिंपल ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया
and most protists, the entire organism consists of a single cell only. The entire organism consists of a single cell only. जबकि in most fungi, most क्यों बोला? क्योंकि ये यूनिसेलुलर में यीस्ट भी तो मौजूद है. तो यीस्ट एक फंगस है. यीस्ट एक क्या है? फंगस. तो बच्चों हम फंजाई के लिए मोस्ट कर लेते हैं. In most fungi, all plants, all animals, these organisms may consist up of trillions of cells. तो जी हाँ, we are made up of trillions of cells. अब आइए ऑर्गेनेल्स की जरा डिटेल कर लें. Organelles, hey, numerous biomolecules organized in a special way, organized in enormous ways to make what? Organelles. To make what? Organelles. And numerous subcellular structures. Organelles are found inside the cell. Organelles are subcellular structures like mitochondria, Golgi complex, endoplasmic reticulum, ribosomes, etc. जिनके हम स्ट्रक्चर और फंक्शन स्टडी कर चुके हुए हैं. ये हमने पकड़ लिए हुए, हमने सेल के अंदर से निकाल कर इनके इलेक्ट्रॉन माइक्रोग्राफिया भी कर चुके हैं इनका. तो all these are organelles found inside the cell. It has become clear that the functions of the cells, एक सेल का जो फंक्शन है वो असल में सेल का नहीं है, वो सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स का फंक्शन है. सेल के अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स का फंक्शन है. It has become clear that functions of these cells are accomplished by these specialized structures. सेल का जो फंक्शन है वो accomplish होता है अंदर मौजूद ऑर्गेनेल्स के फंक्शन से. Organelles can be compared to the organs of the body. तो जिस तरह मेरी बॉडी में मेरी आईज है, मेरे ईयर्स हैं, मेरी किडनीज हैं, मेरे लंग्स हैं, मेरा हार्ट है, ये सब ऑर्गन्स डिफरेंट काम करते हैं. इन सब ऑर्गन्स के डिफरेंट कामों को जोड़ दें, इन सब ऑर्गन्स के डिफरेंट फंक्शंस को जोड़ दें तो मेरा फंक्शन बन जाएगा, मेरी बॉडी का फंक्शन बन जाएगा. तो पता ये लगा कि जिस तरह हमारी बॉडी के ऑर्गन्स हैं इसी तरह सेल बॉडी के ऑर्गेनेल्स हैं. तो ऑर्गेनेल्स आर कंपेरेबल टू द ऑर्गन्स ऑफ आवर बॉडी. तो ऑर्गेनेल्स को आप तशबीह दे सकते हो ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी से. These structures are called organelles. ये जो स्ट्रक्चर्स जो सेल में पाए जाते हैं इन्हें ऑर्गेनेल्स कहते हैं. The arrangement of the organelles speaks of the division of labor within the cell. मेरा बच्चा, arrangement of the organelles, दूसरे लफ्जों में मेरी आंख का काम सिर्फ देखना है, मेरे कान का काम सिर्फ सुनना है, मेरी किडनी का काम सिर्फ ब्लड की सफाई करके पेशाब बनाना है, दैट इज यूरिन. मेरे लंग्स का काम सिर्फ गैसियस एक्सचेंज करना है. अल्लाह ताला ने मुझ जैसे इंडिविजुअल के जो डिफरेंट काम थे वो डिफरेंट काम डिफरेंट ऑर्गन्स को सौंप दी है. जब मुख्तलिफ काम मुख्तलिफ लोगों को सौंप दिए जाएं, जैसे आप बच्चों में मैं मुख्तलिफ काम सौंप दूं कि बेटा तुमने सिर्फ बायो की प्रैक्टिकल नोटबुक्स कलेक्ट करनी है, बेटी तुमने सबकी असाइनमेंट्स चेक करनी है, दूसरी बेटी को मैं कुछ और कह दूं कि तुमने सबके डायग्राम्स चेक करने हैं, तो बेटा एक बच्ची पर सारा बोझ नहीं डला, काम डिवाइड हो गया डिफरेंट बच्चों में. तो पता लगा सेल के डिफरेंट काम ऑर्गेनेल्स में डिवाइडेड है. एक ऑर्गेनेल कोई एक काम करेगा, सारे काम नहीं करेगा. बेटा काम की इस तकसीम को, डिफरेंट कामों की तकसीम को डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं. इसको क्या कहते हैं मेरे बच्चे? डिवीजन ऑफ लेबर कहते हैं.
तो जनाब the arrangement of the organelle speaks of the division of labor within the cell. तो सेल के सारे काम ऑर्गेनाइल्स के ऊपर डिवाइडेड हैं, ऑर्गेनाइल्स को दिए गए हैं. Prokaryotes have only a limited number of prokaryotes have only a limited number of and type of organelles in their cytoplasm. मेरा बच्चा, आप में से कोई एक बच्चा ना वो पार्टिसिपेंट्स के नेम्स की स्क्रीनशॉट ले ले. जैसे क्लास खत्म होगी तो आपने वो स्क्रीनशॉट ग्रुप में अपलोड कर देने व्हाट्सएप के, ताकि पता लगे कौन कौन प्रेजेंट है और कौन कौन एब्सेंट. ठीक है मेरा बच्चा, ये लाजमी 2-3 बच्चे कर लें, ताकि अगर किसी एक से मिस भी हो गया तो वो दूसरे के चल जाएं. The prokaryotes have only a limited number and type of organelles in their cytoplasm. बच्चों, प्रोकैरियोट्स में जो ऑर्गेनेल्स हैं वो बड़े कम हैं, लिमिटेड, इतने कम है कि सिर्फ एक ही ऑर्गेनेल है और वो है राइबोसोम्स बस. ठीक है बच्चों, बाकी सारे मेम्ब्रेन से अटैच है, हम उन्हें ऑर्गेनेल नहीं मानते, क्योंकि ऑर्गेनेल उसको कहेंगे जो साइटोप्लाज्म में आ चुका हुआ है. The prokaryotes have only a limited number and types of organelles in their cytoplasm, जबकि eukaryotes rich in number and kinds of the membranous organelles. A cell membrane is however present in all the cells, whether prokaryotic or eukaryotic हो. और या तो outermost cell membrane है प्रोटिस्ट और एनिमल्स में, एनिमल लाइक प्रोटिस्ट, और एनिमल्स में आउटरमोस्ट सेल मेम्ब्रेन होती है, जबकि बाकी के तमाम ऑर्गेनिजम्स में बाहर सेल वॉल है, सेल वॉल से अंदर की जानिब सेल मेम्ब्रेन है. ले मेरे बच्चा, नेक्स्ट आ गया टिश्यू लेवल इन मल्टी सेलुलर एनिमल्स. देखो अब हम यूनिसेलुलर से निकल गए, अब हम ऊपर चले गए. एनिमल्स एंड प्लांट्स में उत्तर ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स आर ऑर्गेनाइज्ड. अपनी स्किन को पकड़े, हाथ के जो ऊपर वाली जो साइड होती है, पाम के जो अपोजिट साइड हाथ की, अपनी स्किन को पकड़कर जरा ऊपर को खींचे, जिस तरह चुटकी नहीं काटते, जरा चुटकी काटे स्किन पे तो आपको पता लगेगा स्किन एक लूज शीट की तरह है. स्किन एक लूज शीट की तरह है. वाओ. तो स्किन में जो सेल्स हैं, वो जो ग्रुप्स ऑफ सेल्स हैं, दे आर मेकिंग अ लूज शीट. अब आप अपने मसल को पकड़े, बाइसेप को, अपने हाथ के बाइसेप मसल को पकड़े, तो अंदर वो जो मसल है उसके तो सेल्स ने बंडल बनाया हुआ है. तो जी हाँ, ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल्स ऑर्गेनाइज इनटू लूज शीट्स. या तो ये लूज शीट्स बना लेते हैं या फिर ये बंडल्स बना लेते हैं, परफॉर्मिंग सिमिलर फंक्शंस. फिर ये सेल सिमिलर फंक्शंस करते हैं. तो ऐसे लूज शीट्स या बंडल्स को, ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को क्या कहते हैं बेटा? टिश्यूज कहते हैं. ऐसे ग्रुप्स ऑफ सेल्स को टिश्यूज कहते हैं. ईच टिश्यू हैज अ पर्टिकुलर फंक्शन इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म. हर टिश्यू का लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म में स्पेशल फंक्शन है. फॉर एग्जाम्पल, अभी अभी मैंने आपको कहा कि अपने बाइसेप, अपने बाजू के मसल बंडल को पकड़ ले, तो जनाब मसल टिश्यूज कंट्रैक्शन के काम आते हैं, और उनकी कंट्रैक्शन से बॉडी में होती है मूवमेंट्स. जो ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, ग्लैंड्स, आप पता है ना, ग्लैंड्स हार्मोन्स सिक्रीट करते हैं. तो ग्लैंडुलर टिश्यूज का काम है सिक्रीशन करना. कौन से केमिकल्स बनाना? हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स. नेक्स्ट, जो जाइलम टिश्यूज हैं, देखो बेटा, हमने 2 एग्जांपल एनिमल्स की दे दी हैं. तो मसल टिश्यू और ग्लैंडुलर टिश्यू ये एनिमल्स के थे. आगे आइए, जाइलम टिश्यू फॉर कंडक्टिंग एंड ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर
कंडक्टिंग का मतलब ही ट्रांसपोर्ट है, जबकि फ्लोएम टिश्यूज ये यूज होते हैं फॉर ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन, मास फ्लो हाइपोथेसिस क्लास 9th, ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड में काम करते हैं। अच्छा, वो ट्रांसपोर्ट ऑफ क्या है जी? शुगर एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा, शुगर एंड प्रोटीन्स एक्सेट्रा। जी मेरा बच्चा, यहां तक अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ, लो मेरा बच्चा, हमारा अगला लेवल ऑफ बायोलॉजिकल ऑर्गेनाइजेशन आ गया, वो है ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल। ओहो, मैंने इसके साथ क्या लिखा हुआ है? मैंने इसके साथ लॉन्ग लिखा हुआ है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है जनाब, और इंतहाई इजी है। जरा मैं अपने बच्चों के लिए थोड़ा सा फॉन्ट साइज बड़ा कर लूं, ठीक, ताकि हम इसको आराम से पढ़ सकें। ये लें जी, चलें जी। तो जनाब, ऑर्गन एंड सिस्टम, ऑर्गन एंड सिस्टम लेवल लॉन्ग है बच्चा। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस। जैसे स्टमक में 2 किस्म के टिश्यूज थे, तो मैंने पूछा कि भाई कौन कौन से टिश्यूज हैं? कहते जी मसल टिश्यूज हैं और ग्लैंडुलर टिश्यूज हैं, सेक्रीटरी टिश्यूज हैं। मैं क्या फंक्शन है? कहता है आगे पढ़ ले, लिखा हुआ है। मैं क्या, ठीक है भाई। डिफरेंट टिश्यूज हैविंग रिलेटेड फंक्शंस assemble से मुराद to put together in a structure to carry out its function with great efficiency। बेटा मैंने आज तक जहां जहां काम किया, वो कोई भी असाइनमेंट देते थे, मैं कम वक्त में ज्यादा काम करके तो दे देता था। जब बेटा कम वक्त में ज्यादा काम होने लगे, तो उसको बोलते हैं कि जी बड़ी एफिशिएंसी दिखाइए। वो फिर क्या होता था कि वो वहां के प्रिंसिपल या कोई एचएम वगैरह वो सारे काम मुझे ही दे देते थे। वो फिर मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी एफिशिएंसी कम कर ली। मैं कहा भाई मैंने काम कुम कोई नहीं करना, ठीक है ना। तो एफिशिएंसी किसे कहते हैं बेटा? कम वक्त में बेहतरीन काम करना। तो सच स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड ऑर्गन्स। ऑर्गन्स आर स्पेशलाइज्ड टू परफॉर्म पर्टिकुलर फंक्शंस। एग्जाम्पल, मैंने स्टमक से पूछा, मैं क्या स्टमक तुम्हारा क्या फंक्शन है? स्टमक ने कहा कि मेरा फंक्शन फूड की डाइजेशन करना है, फूड के प्रोटीन पार्ट की डाइजेशन करना है। मैंने उससे पूछा, स्टमक तुम एक ऑर्गन हो, अगर तुम्हारा काम प्रोटीन को डाइजेस्ट करना है, तो ऑर्गन तुम जरूर टिश्यूज पर मुश्तमिल होगे। कहने लगा हाँ ना, मेरे अंदर 2 टिश्यूज हैं, सेक्रीटरी एपिथेलियम टिश्यू, ठीक है। इसको सेक्रेटरी नहीं पढ़ना, ये ऑफिस वाली सेक्रेटरी नहीं है, ये है सेक्रीटरी एपिथेलियल टिश्यू। और दूसरे हैं मस्कुलर टिश्यू। कौन सा मसल्स? कार्डियक, स्केलेटल? नहीं जी, स्मूथ मसल्स। कौन से मसल्स? स्मूथ मसल्स। तो सेक्रेटरी एपिथेलियल टिश्यू सेक्रीट करते हैं गैस्ट्रिक जूस को, जो कि डाइजेस्टिव जूस है। मस्कुलर टिश्यू करते हैं काम कंट्रैक्शन ऑफ द वॉल्स ऑफ द स्टमक, वॉल्स ऑफ द स्टमक, ठीक, ताकि वॉल्स ऑफ द स्टमक, ये मैं अरेंज कर लूं जरा, लो जी। उससे क्या होगा? वॉल्स ऑफ द स्टमक जब चर्न करेंगी, जब कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स होंगी, तो मिक्सिंग ऑफ द फूड होगी विद द एंजाइम थॉरली, और यही स्टमक इस फूड को पुश भी करेंगे टुवर्ड्स द पोस्टीरियर एंड ऑफ द स्टमक, दैट इज पाइलोरिक एंड, ताकि डाइजेस्टेड फूड निकल निकल कर ड्यूडेनम में चला जाए। The formation of the organs also has a selective value, because this leads to an efficient accomplishment. ऑर्गन के मुख्तलिफ टिश्यूज एफिशिएंट अकॉम्प्लिशमेंट कर देंगे, और फंक्शंस ऑफ बोथ क्वालिटेटिवली भी एंड क्वांटिटेटिवली भी।
तो बेटा क्वालिटी भी बेहतरीन होगी और बेहतरीन क्वांटिटी में भी काम करेंगे। तो जी हाँ, टीम बनाकर चलने से इंसान आगे बढ़ता है। और अगर इंसान ये सोच ले कि जी मैं बस अकेला ही काफी हूं, ना बेटा, अकेला अल्लाह ही काफी है। आगे उसके बंदे जो हैं अगर टीम बनाकर चलें तो ज्यादा बेहतर है, काम क्वालिटेटिवली और क्वांटिटेटिवली अच्छा हो जाता है। तो ये देखो, ऑर्गन्स के अंदर टिश्यूज ने टीम वर्क कर दिखाया। इन एनिमल्स ऑर्गन्स फॉर्मेशन इज फार मोर कॉम्प्लेक्स। एनिमल्स में ढेर सारे ऑर्गन्स हैं और वो ऑर्गन्स बड़े कॉम्प्लेक्स भी हैं। दिल है, इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गन है कि आपको कार्डियोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। किडनी, आपको यूरोलॉजी में स्पेशलाइजेशन करनी पड़ेगी। इतने ये कॉम्प्लेक्स ऑर्गन्स हैं एंड आर वेल डिफाइंड एंड क्लियर कट। जबकि ऑर्गन्स इन प्लांट्स वो बड़े बेचारे सिंपल से हैं। उनमें सिर्फ रूट्स हैं, उनमें सिर्फ स्टेम्स हैं और उनमें सिर्फ क्या है, फ्लावर्स हैं या सीड्स हैं या फ्रूट्स हैं। तो बेटा उनमें चीदा चीदा से ऑर्गन्स हैं। ठीक, मीटिंग खत्म होने में अब 3 मिनट्स का टाइम मेरे पास शो हो रहा है। तो आज मैं अपने बच्चों की ऑनलाइन क्लास यहीं रोक रहा हूं। कल हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 से। कल हम पढ़ेंगे पॉइंट नंबर 6 से। ठीक मेरा बच्चा? तो अब अगर मेरे बच्चों ने कोई क्वेश्चन करना है तो वो कर सकती हैं।